हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR बिहार BSc क्लासेस। तो बिहार की जनता, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 आप सभी को पता होगी बच्चों, हमारी जो यूनिट 1 है दैट इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम बहुत ही बेसिक से डील करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस हो। कुछ बच्चों ने इसको बहुत ही आराम से 11th 12th में कवर करा होगा। 11th क्लास में आप पहली बार पढ़ते हो इस चैप्टर को। यहाँ ऑल्दो हम बहुत नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपका क्लास 11th से हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो मैम आपने ऐसा समझाया और हमें समझ में नहीं आया हो। मैं ट्राई करूंगी बेटा कि सब कुछ आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊं, पूरी की पूरी यूनिट आपकी ऐसे तैयार करवा दूं कि एग्जाम में कोई सा भी सवाल आ जाए तुमसे छूटे ना। एग्जाम में पूरी यूनिट 1 से कैसा भी सवाल आ जाए, कहीं से भी सवाल आ जाए, तुम वो सवाल करके आओगे, ये गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूं। बस मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज में एंड तक बने रहना। जितना मैं करवाऊं उतना करते रहना, जितना नोट्स बनवाऊं उतने नोट्स बना लेना, और अगर मैं होमवर्क देती हूं तो बेटा वो करके जरूर आना, क्योंकि इन मामलों में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं। मैं देखो आपको, मैं आपके लिए मैं अपना 100% दूंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आई विल डू माई बेस्ट कि मेरे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन आपको भी वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं बता रही हूँ। जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो सब करके आना पड़ेगा, और जो भी मैं क्लास में करने को बोलूंगी वो भी करना पड़ेगा। तो फिर देखिएगा, आपका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे फिर आपके, और आपकी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जाएगी वो अलग। और बेटा अगर बैचलर्स में BSc के थ्रू आपकी किसी सब्जेक्ट पर कमांड हो रही है ना, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। कल को आगे चल के आपको अगर MSc करना हुआ, या कल को आगे चल के आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना हुआ, कुछ भी हो, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पे कमांड है ना बेटा, तो आपका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड है ना, आप आगे उस फील्ड में कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने BSc कर लिया, किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है, पढ़ सब लिया है लेकिन कमांड किसी पे नहीं है, कोई एक सवाल पूछ दे तो आता कुछ नहीं है, तो बेटा ऐसी फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जाना होगा, उसके लिए जो भी आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट में कमांड करना जरूरी है। क्योंकि मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूंगी आप सभी का, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, आप सभी का एक कमांड बनवा सकूं केमिस्ट्री में, ताकि कोई भी सवाल आ जाए, जितने चैप्टर आप मेरे से पढ़ोगे उतने सभी चैप्टर्स में कोई भी सवाल आ जाए आपसे छूटे ना, आप वो सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सको। तो बेटा सबसे बड़ी गुड न्यूज तो आप लोगों के लिए ये है कि पूरा का पूरा यूनिट 1 हम चलाएंगे अपना यूट्यूब पे। पूरा का पूरा यूनिट 1 आपका चलेगा यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूनिट 1 तुमको यूट्यूब पे मिलने वाला है, कंप्लीट यूनिट 1। ना कोई टॉपिक कम, ना कोई टॉपिक ज्यादा, एक एक चीज आपको आपकी यूट्यूब पे मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर आगे जिस बच्चे को अगर आगे भी करना है, आगे देखना है, तो हम आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। अभी के लिए तो मैं इतना अनाउंस कर देती हूँ कि यूनिट 1 आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अच्छे से समझ में भी आने वाली है। अगर किसी बच्चे ने बेसिक्स नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक्स भी करवाऊंगी, मैं एडवांस भी करवाऊंगी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं हूं, मैं आपको एक एक चीज का पढ़ाऊंगी, बेसिक आइडिया दूंगी, एक एक चीज हम बेसिक से पढ़ेंगे। 11th क्लास में जो चीजें आपने मिस कर दी, 12th क्लास में जो चीजें आपने मिस कर दी, आप यहाँ कवर करने वाले हो। बेसिक्स के अलावा जितना भी बेटा एडवांस्ड वर्जन है, जो हाईली एडवांस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले साल के जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी PYQs होते हैं, हम वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। यानी हम यहाँ पे बेसिक्स, एडवांस्ड, PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। बस आप बने रहिए, हमारी वीडियोस आती रहेंगी और हम अपनी वीडियोस के थ्रू ये सब कुछ कवर करवाने वाले हैं। करना क्या है मैम, कुछ नहीं करना है, हमें बस चैनल पर आना है, वीडियो देख के चली जानी है,
दैट इज इट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेटा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बेटा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस की, आपके यूनिट की हर एक नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल जरूर शेयर करिए, और अभी अगर ये वीडियो लाइक नहीं करिए तो पहले तो जाओ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी। उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मेरा नाम है बेटा प्रियंका गोस्वामी, मेरा नाम है प्रियंका गोस्वामी, और मैंने क्या कर रखा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीजें भी सुन लो। मैंने अपना बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ से, जिसमें मेरा लास्ट ईयर में रह गया था केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो पीसीएम से बेटा मैंने अपना बीएससी करके रखा हुआ है। बीएससी के बाद बेटा मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के लिए मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर की थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम देके मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, और केमिस्ट्री लास्ट ईयर में मेरे पास जो सब्जेक्ट बचा था लास्ट सेमेस्टर में वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्पेशलाइजेशन सभी में है, लेकिन आप मान सकते हो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ज्यादा है। उसके अलावा बेटा मेरा गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाइड किया है, गेट फ्रॉम केमिस्ट्री। उसके अलावा अभी CSIR नेट में मैंने अपना CSIR नेट भी क्वालिफाई किया है विद गुड रैंक, बेटर रैंक, एंड आई एम एलिजिबल फॉर द PhD। बस वो बात अलग है कि मैं अभी अपनी PhD छोड़ के आप लोगों के सामने आप लोगों को पढ़ाने आ रही हूँ। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारा का सारा केमिस्ट्री का है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2020 से लेकर अभी तक कंटिन्यूअसली मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, और उसमें 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे और BSc के बच्चे सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट्स में मैं केमिस्ट्री, कुछ और भी स्ट्रीम्स में मैंने केमिस्ट्री डील की हुई है। तो एक्सपीरियंस आपके सामने है, क्वालिफिकेशंस आपके सामने है, अब आपको सिर्फ भरोसा करना है। थोड़ा सा भरोसा करिए और भरोसा करके चैप्टर्स पढ़ के देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करिएगा, और हम दोनों मिलकर अच्छे से इस चीज को समझेंगे, अच्छे से केमिस्ट्री सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर क्या है मैम? चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सुनिएगा बेटा, एटम की जब हम बात करते हैं तो ऐसा समझो कि वो बहुत बेसिक लेक्चर है केमिस्ट्री का, यानी यहां से ही तो केमिस्ट्री शुरुआत हुई थी। केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी मैम? हमारे पास एक तो एटम होता है ना। एटम में क्या होता है मैम? एटम के पास में न्यूक्लियस होता है, बाहर बहुत सारे हमारे पास शेल्स होते हैं। यानी कैसा होता है मैम? देखिए यहाँ पर ना हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया मैम? यहाँ पर आपके पास में एक न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है मैं आगे बताऊंगी आपको। और क्या होता है मैम? और हमारे पास डिफरेंट तरीके के शेल्स होते हैं मैम, डिफरेंट तरीके के हमारे पास में शेल्स होते हैं। बहुत बढ़िया जी, शेल्स होते हैं। अच्छा और बताओ भाई, और क्या होता है मैम? ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस पे? मैम न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। मैम न्यूक्लियस मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है मैम? ये तो सभी को पता है। क्या पता है मैम? ये तो सभी को पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है मैम? न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल होता है, इस पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। बचा रह गया प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है मैम? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है मैम? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। भाई न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे है मैम? प्रोटॉन पे। यानी कौन सा चार्ज है मैम? पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज हुआ मैम? ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बाहर क्या बने हैं हमारे पास मैम? ये जितने भी आपके पास बाहर बने हुए हैं ये सारे के सारे होते हैं शेल्स। शेल्स को बेटा हिंदी में हम कोश भी बोलते हैं। शेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? शेल्स को आप हिंदी में कोश भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? न्यूक्लियस को हिंदी में हम नाभिक बोलते हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। न्यूक्लियस को हिंदी में हम नाभिक बोलते हैं। चलो जी, अब ये हमारे पास है शेल्स। शेल्स में क्या होता है मैम? शेल्स में ना इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। शेल्स में
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हमारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है ना मैम, इन सभी शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। अच्छा, इन शेल्स का कुछ नाम होता है क्या? मैम बिल्कुल नाम होता है। बताओ भाई क्या नाम होता है? मैम ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं ना, या दूसरे पेन से लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। मैम ये जो हमारे पास कोश होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं मैम? जिनको हम शेल्स बोल सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं मैम? हमारे पास के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, यानी के एल एम एन ये सब क्या हो गए मैम? ये सारे के सारे हमारे पास शेल्स होते हैं। क्या होते हैं मैम? ये सारे के सारे हमारे पास शेल्स होते हैं। ठीक है जी, चलो ये तो बातें हो गई कोश के बारे में। अब जरा ये बताइए मैम, सब शेल नाम का क्या चीज होती है? व्हाट इज सब शेल? सब शेल क्या होता है बच्चा? सब शेल को हिंदी में बोलते हैं उपकोष। सब शेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? सब शेल को हिंदी में बोलते हैं उपकोष। उपकोष। सब शेल कौन कौन से होते हैं मैम? सब शेल होते हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। ये सारे के सारे क्या है मैम? ये सारे के सारे सब शेल ही तो हैं। अच्छा, एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो बताने से पहले आप मुझे ये बताइए, यहां पर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स रह सकते हैं? कितने ऑर्बिटल्स रह सकते हैं? ऑर्बिटल्स के बाद बताइएगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब तक बेटा ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे कोई भी चीज आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हम एस में कितने ऑर्बिटल मैक्सिमम बनते हैं। सुनिएगा मेरी बात, एस में मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल बनता है। कौन सा? एक ही। कितने ऑर्बिटल होते हैं मैम? एस सब शेल में यानी एस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, ये तो एस की बात हो गई। चलो अच्छा, पी में कितने प्रेजेंट होते हैं मैम? जो पी होता है ना हमारे पास, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3। कितने ऑर्बिटल्स हुए मैम? यहाँ पर तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। बहुत बढ़िया। डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है मैम? अगर आप डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं मैम? 5। 1 2 3 4 5। कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हुए मैम? अगर आप डी की बात करोगे तो डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। गुड। अगर आप एफ की बात करोगे तो एफ सब शेल में क्या होता है मैम? अब एफ सब शेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हुए मैम? यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट सबशेल और उनके ऑर्बिटल्स की। एफ में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, और एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे मैम? एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ये तो बात हो गई आपके ऑर्बिटल्स की। अच्छा, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, अगला क्वेश्चन है ये। भाई अगली ये जो फिलिंग होती है इसके लिए आप एक रूल पढ़ेंगे। कौन कौन से रूल आप पढ़ेंगे बेटा आगे चल के? पाउली रूल, पाउलिंग्स प्रिंसिपल। पाउली के अलावा आप क्या पढ़ेंगे मैम? हम ऑफबाउस प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, ऑफबाउ भी पढ़ेंगे, पाउली भी पढ़ेंगे, हुंज रूल भी पढ़ेंगे। ये सारे रूल्स हम आगे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ये रूल्स हमें बताएंगे कि भाई हम इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कैसे। ये रूल तब आपको समझाएंगे। अभी के लिए मैं जो बता रही हूं वो सुन लीजिए। अभी के लिए क्या होगा मैम? देखिए ये एक ऑर्बिटल है, ये जो एक आपको शेल दिख रहा है, यानी एक जो आपको दिख रहा है ऑर्बिटल, एक बॉक्सा, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बता रही हूं, आगे चल के मैं रूल्स भी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ ऐसा सुनो, ये जो एक बक्सा दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, उस एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैम? एक बॉक्स में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी ये जो बॉक्स है मैम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रह लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रह लेगा। मैम आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया है, क्या ये सही बनाया है मैंने? क्या ये मैंने इलेक्ट्रॉन जो बनाए हैं वो सही है? बताइएगा। मैम कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसे इलेक्ट्रॉन तो हमने कभी नहीं देखे, ये तो गलत है। ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? देखिए आप आगे मैम जब हमें पढ़ाएंगी ना हुंज रूल, पाउली रूल, वहां पर ये सारी चीजें क्लियर करेंगी आप। क्या कि कभी भी इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे नहीं होते। ऐसे इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये तो है क्लॉकवाइज, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि मैम ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है मैम? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब मान लो आपकी ट्रेन की एक सीट है,
ट्रेन की एक छोटी सी सीट मिल गई है आपको और दो लोग हैं भाई बैठने वाले, तुम और तुम्हारा भाई है। भाई अब दोनों लोग उस छोटी सी सीट पर कैसे बैठ सकते हो? इसका मान लो तुम्हारा ये बड़ी सी पूरी आपकी ट्रेन सीट है इतनी पतली सी, तुम और तुम्हारा भाई ऐसे एकदम बैठ गए। अब तुम ऐसे बैठे हो भाई, तुम्हारा भाई तो ऐसे बैठ गया, क्या तुम भी यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हो? बहुत बहुत मुश्किल होगा, आ ही नहीं पाओगे तुम लोग फिट। तुम्हारा पूरा प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है ना, कैसे तुम लोग ऐसे आ सकते हो? नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप इधर मुंह कर लो और इधर पैर कर लो तो एक बार को संभावना है कि भाई आ सकते हो, तो सीट पे थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ सकते हो। लेकिन अगर दोनों सेम तरफ फेस करोगे, सेम तरफ पैर करोगे तो नहीं बैठ सकते। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैम हमारे पास जो एक बॉक्स होगा उसमें अगर हम ये भी क्लॉकवाइज रखें और ये भी क्लॉकवाइज रखें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल क्या होगा मैम? पॉसिबल ये होगा ना कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कैसा डालेंगे? तो मैम आप उसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे। कैसा डालेंगे बेटा? अगर एक हम डाल रहे हैं क्लॉकवाइज तो दूसरा हम वहां पे पक्का एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहने वाला है बेटा वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो मैम बताइए फिर कैसा रहने वाला है? बताते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन अब यहां पर रहने वाला है वो समझो मैम, एक अगर क्लॉकवाइज रहने वाला है ना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। हालांकि ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगी रूल्स के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए समझ लो, एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा मैम एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। बढ़िया। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैम? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एक डब्बे में भर दिया। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैम? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम 2 को भर देते हैं। लेकिन यहां पर एक और बाबा आए, उन्होंने अपना नियम दिया, आगे मैं आपको नियम बताऊंगी क्या होता है, लेकिन उस नियम के हिसाब से बोला गया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो अलग अलग बॉक्सेस, पहले अलग अलग बॉक्सेस में यानी अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऐसे कर दिया, कभी ऐसा नहीं कर सकते। कैसा कर सकते हैं मैम? हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने कैसा भर दिया? क्लॉकवाइज भर दिया। अब बच्चा एक क्लॉकवाइज आ गया है तो अगला कैसा आएगा? सीधी सी बात है ना मैम, अगला एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो बेटा एक क्लॉकवाइज आ गया, अगला कैसा आएगा मैम? अगला आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6, यहां तो मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मैम? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। यानी पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैम? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब डी की बात करें तो देखो हम सेम वही उसी रूल से जाते हैं, पहले सब में क्लॉकवाइज भर दिया, फिर सब में मैम एंटी क्लॉकवाइज। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10। मैम सीधी सी बात है कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। सब भाई जब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 5 डब्बे में 10 ही तो भरेंगे, सीधी सी बात है ना। अब मुझे जरा कमेंट में बताओ कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कमेंट में बताइए भाई, काउंट कर लो। मैम सीधी सी बात है एस ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आएंगे। तो ये बहुत बेसिक था लेकिन बताना जरूरी था मेरे लिए। तो एस ऑर्बिटल में बेटा एक ऑर्बिटल, एस में एक एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में मैम 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी में मैम 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ में मैम 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बढ़िया, समझ आया ना? समझ आया? आई होप समझ आया होगा। अब अगला क्या टॉपिक बचता है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपका आता है बोहर्स मॉडल। यहां से बेटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको ध्यान से समझिएगा। बोहर्स मॉडल क्या होता है मैम? सबसे पहली बात तो एटम से के रिलेटेड, एटम्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज देने के लिए नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे। नील बोर साइंटिस्ट ने मैम अपना एक मॉडल दिया जिसमें इन्होंने काफी सारी चीजें हमें एटम के बारे में बताई और उसके बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताई। तो इस मॉडल को कहते हैं उन्हीं के नाम पे बोहर्स मॉडल या नील बोहर्स मॉडल भी बोला जाता है। और ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये किस पर बेस्ड होता है मैम? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है ये, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड होता है। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट है।
तो ये किस पर बेस्ड होता है मैम? ये पहली बात तो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। किस पर बेस्ड होता है? एक और चीज बेटा मैं बोलना चाहूंगी, जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। अगर बेटा आपका एमएससी करने का प्लान है या फिर अगर आपका कोई भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का प्लान है, तो थोड़ा सा बेटा ट्राई करिए थोड़ा इंग्लिश में शिफ्ट करने का। अब जो भी मुझे हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा टफ होगा बेटा, लेकिन अभी से अगर आप ट्राई कर दोगे ना तो डेफिनेटली आपके लिए आगे बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली होंगी। क्योंकि अगर आप मास्टर्स करोगे, एमएससी अगर करेगा कोई भी बच्चा, वहां सारी चीजें अच्छे, किसी अच्छे कॉलेज की बात कर रही हूं मैं, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। अभी पूरा बीएससी अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, मास्टर्स से एकदम आपको इंग्लिश में मिल जाएगा तो बेटा बड़ी दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़े, कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसीलिए मैं अभी से बोल रही हूँ बेटा थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे ले आओ। जो भी आपने हिंदी में पढ़ा है ना उसके इंग्लिश वर्ड लिखो, पहले कोशिश करो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखो। हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते लिखते तुमको आदत हो जाएगी पूरा इंग्लिश में जाने की, है ना। धीरे धीरे आप थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि आगे जितना भी आपका आगे का पूरा मास्टर्स पढ़ा हुआ है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़े हुए हैं, बेटा इंग्लिश सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादातर चीजें आपकी इंग्लिश में गिवन होती है। तो इंग्लिश बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश इजी भी है, आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। तो है ना, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के तो नहीं होंगे जो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा अपनी इंग्लिश पे वर्क करना शुरू करो। केमिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो, जहां दिक्कत आएगी वहां मैं हूं ना, मेरे से पूछो मैम ये वाला टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेरे से पूछना चाहिए कि मैम इसकी इंग्लिश क्या होगी, इस टर्म की इंग्लिश क्या होगी, मैम कोश की इंग्लिश क्या होगी, मैम उपकोश की इंग्लिश क्या होगी, मैम नाभिक की इंग्लिश क्या होगी। आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो और आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो हो सके। तो चलो, हमारा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस पे बेस्ड है? तो जो आपका बोहर मॉडल है वो सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है। पहली चीज मैम ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है मैम? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है। और दूसरी किस पर बेस्ड है? ये दूसरा बेटा बेस्ड है ये केमिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, कुछ केमिकल लॉज ऑफ फिजिक्स पर बेस्ड है। खैर हमें वो उतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, ये आप बस एक बार सुन लो और सुन के भूल जाओ, है ना। आप एक बार सुनो और सुन के भूल जाओ, क्योंकि आपको ये सब याद रखना नहीं है, आपको केवल और केवल वो याद रखना है जो मैं बताऊंगी। ये सब आपको याद ही नहीं रखना, याद आपको रखनी है इसकी कुछ पोस्टुलेट्स। अच्छा, पोस्टुलेट्स मतलब क्या? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है बेटा धारणाएं, यानी नील बोर ने क्या क्या हमें धारणाएं दी, क्या क्या हमें इन्होंने बताया, वो तो बता दीजिए मैम, वो आपको पोस्टुलेट्स में पता चलेगा। तो अब हम जान लेते हैं भाई कि पोर्स मॉडल ने हमें क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले तो बेटा एटम क्या होते हैं सुनिएगा। जो एटम होते हैं हमारे पास क्या होता है मैम? एटम्स के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है मैम? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अभी अभी मैंने चीज बताई थी, और जो बताया था मैं वही सब यहां पर लिखने वाली हूं। लिख सुनिए, एटम्स हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, विच हैव, जिनके पास क्या होता है मैम? जिनके पास न्यूट्रॉन भी होते हैं एंड प्रोटॉन भी होते हैं। जिनके पास क्या होता है मैम? सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो एटम होते हैं उनके पास में नाभिक होता है, और नाभिक के पास में मैम न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है मैम? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज, द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो बेटा न्यूक्लियस का साइज होता है, यानी जो आपका नाभिक का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है मैम? जो न्यूक्लियस यानी कि जो आपका नाभिक का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। और कहां मिलता है? एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। मैम एटम के बिल्कुल बीचों बीच में मिलता है। न्यूक्लियस कहां मिलता है मैम? एटम के बिल्कुल बीचों बीच में मिलता है। कहां मिलता है? मैं एक बार दिखा देती हूं, मैंने बनाया था, ये देखिएगा,
ये पूरा एटम है और एटम के बिल्कुल बीच में क्या मिल रहा है मैम, एटम के बिल्कुल बीच में आपको न्यूक्लियस मिल रहा है। तो न्यूक्लियस का साइज बेटा छोटा सा होता है, इसके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है। और ये कहाँ मिलता है मैम, पूरे एटम के बिल्कुल बीचों बीच में मिलता है। यानी कहाँ मिलता है मैम, ये सेंटर ऑफ द एटम हमें मिलता है। यानी एटम के सेंटर में हमें क्या मिलता है मैम, एटम के सेंटर में हमें देखने को मिलता है। जितने भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां घूमते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है मैम, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स क्या करते हैं मैम, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स जो बनी होती है यानी कोश जो बने होते हैं वहां घूमते रहते हैं। यानी आपका सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा मैम, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये घूमेंगे, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ में मैम, सर्कुलर यानी गोलाकार पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ये जितने भी मैं पोस्टुलेट्स लिखवा रही हूं बेटा आपको आपके एग्जाम में यही लिख कर आना है ना, यही सारे आप अपने एग्जाम्स में लिख कर आओगे। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं मैम, ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्या हर पाथ में घूम लेंगे, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिटल में ही घूमता है। किसमें घूमता है, नील बोर ने यही सबसे अच्छी चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में नहीं घूमेगा, केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिटल में बेटा घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी जिनका संवेग की एक कुछ फिक्स वैल्यू होगी। यानी electrons does not revolve in every shell, it only revolves यानी कि ये सिर्फ वही घूमता है where the angular momentum यानी संवेग, where the angular momentum is तो कहां घूमता है मैम, जहां पर आपका MVR की वैल्यू, जहां पे संवेग की वैल्यू NH/2π के बराबर है, केवल और केवल आपका इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में नहीं घूमता मैम, इलेक्ट्रॉन केवल उस शेल में घूमता है जहां पर आपके लिए MVR की वैल्यू कितनी होती है मैम, जहां MVR की वैल्यू NH/2π के बराबर है। जहां पर n क्या है मैम, n एक पूर्णांक है यानी पूर्ण संख्या, यानी n आपके पास एक होल नंबर है। n क्या है मैम, n हमारे पास में एक होल नंबर है। ठीक है जी, तो हमारे पास कहां घूमेगा मैम, केवल और केवल उन्हीं शेल्स में घूमेगा जिसके लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा मैम, जिसके लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी NH/2π। बेटा ये बोहर्स के पोस्टुलेट थे और ये सारे पोस्टुलेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था पहला पोस्टुलेट, सुनो। पहला पोस्टुलेट था कि मैम एटम के पास में ना एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास में मैम न्यूट्रॉन भी होता है एज वेल एज प्रोटॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो बेटा न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं है बचा प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा मैम, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हुआ मैम, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, गुड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं मैम, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में शेल्स में घूमते रहते हैं। ठीक है जी, शेल्स क्या हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बिल्कुल नहीं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। किस शेल में घूमेगा मैम, केवल और केवल उस शेल्स में घूमेंगे जिसका मोमेंटम MVR इज इक्वल्स NH/2π होगा। n कोई भी पूर्ण नंबर हो सकता है यहाँ पे या होल नंबर हो सकता है, तो किसी का भी अगर मोमेंटम NH/2π है वहां पर वो घूम सकता है, अदरवाइज नहीं घूम सकता। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोहर्स ने बताया। आप इतना लिख के आइएगा, आपको नंबर मिलेंगे, बस इतना बहुत बढ़ा बढ़ा के लिखते चले आना, अच्छे से प्रेजेंट करना, एकदम मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं। उसके बाद मैम जो बोहर्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग रेडियस क्या होती है, बोहर्स ने हमें रेडियस का भी एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था मैम, रेडियस का भी एक फॉर्मूला दिया था। रेडियस को बेटा r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 0.529 n² अपॉन z।
क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला? मैम रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और ये एंगस्ट्रॉम में आता है। किस में देखने को मिलता है हमें ये? मैम हमें ये देखने को मिलता है एंगस्ट्रॉम में। तो क्या हो गया रेडियस का फॉर्मूला? मैम 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस का फॉर्मूला है बेटा, ये याद कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद एक बार एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए मैम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला? मैम एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसका फॉर्मूला हो गया मैम? ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, है ना जी। तो रेडियस अपनी क्या निकली मैम? 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। एनर्जी क्या निकली मैम? 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई, एक बार बेटा नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अगर आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी करते चलो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज सवाल देखा जाता है। रेडियस से हो गई आपकी, रेडियस से भी एज इट इज सवाल आता है। इसके अलावा एनर्जी हो गई, एनर्जी से भी एज इट इज सवाल आता है। एक बार नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे बताइए। हमारे पास इससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि हमारे पास जो बोहर्स मॉडल है, यहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया है मैम? बोहर्स मॉडल सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बेस्ड किस पे होता है। दूसरी चीज मैम, बेस्ड होने के बाद ये पोस्टुलेट्स क्या क्या फॉलो करता है, कौन कौन सी इसकी पोस्टुलेट्स होती हैं। सवाल बेटा यहीं से बनता है, सवाल यहीं से बनता है। चलो ये हो गया, अब हम आगे बढ़े। आगे अब हम आ जाते हैं कुछ लॉज पे, इंपॉर्टेंट लॉज, जहां से सवाल हर साल बनता ही बनता है। और अब जो मैं करवाने जा रही हूं वो इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपके शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं। नोट्स बना लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो आएगा ही आएगा एग्जाम में। क्या मैम? सबसे पहले आप आफबाउस प्रिंसिपल बता दीजिए। आफबाउ का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? आपने कभी बचपन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। बेटा जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, यानी हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पे बेस्ड होता है मैम? वो आफबाउ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। आफबाउ रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्क करता है। कैसे? सुनिएगा। आफबाउ के अकॉर्डिंग बेटा, आफबाउ ने जो प्रिंसिपल दिया, सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को कहां भरते हैं मैम? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम वहां भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम वहां भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी जिसकी भी एनर्जी सबसे कम है पहले तो आप वहां इलेक्ट्रॉन को भरो। फिर जैसे 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 आगे आते जाओगे आप इलेक्ट्रॉन को भरना वहां शुरू कर दोगे, जैसे जैसे एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। यानी आफबाउ ने क्या बताया मैम? आफबाउ ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां ऐड किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द वेरियस ऑर्बिटल। मैं लिख भी देती हूं, अकॉर्डिंग टू द आफबाउस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, electrons are added to the vigorous, या vigorous शब्द रहने देते हैं, to the orbitals। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड किए जाते हैं मैम? इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करेंगे मैम? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। हम उस ऑर्बिटल से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम उस ऑर्बिटल से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना मैम जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और कहां तक लेके जाएंगे मैम? वहां तक लेके जाएंगे जहां एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे जहां पर एनर्जी आपकी सबसे कम होगी। फिर हम इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे मैम? जहां एनर्जी ज्यादा होती जाएगी वहां वहां अपने इलेक्ट्रॉन को हम भरते जाएंगे। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहां भरते हैं मैम? सबसे पहले आप 1s में भरते हो, 1s के बाद में 2s में, 2s के बाद में 2p में, 2p के बाद किस में भरते हो मैम? 2p के बाद हम बताइए
क्या डी आ जाएगा 2 में? मैम गलत बात है, 2 में सिर्फ S और P आता है। इसके बाद में आप भरोगे 3S में, 3S के बाद मैम 3P में। अब मुझे बताओ, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है 3P के बाद किसमें, 3D में भरे कि 4S में भरे? तो बच्चा 3P के बाद पहले आता है एनर्जी 4S की, और 4S के बाद एनर्जी आती है 4D की। ये लोएस्ट एनर्जी से इंक्रीजिंग एनर्जी तक का ऑर्डर है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। यहां पर क्या होता जा रहा है मैम, यहां पर कंटिन्यूअसली हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। यानी सबसे कम एनर्जी किसकी मैम, सबसे कम एनर्जी हमारी 1S की, फिर 2S की, फिर उससे ज्यादा 2P की, फिर 3S की, फिर 3P की, फिर 4S की, फिर 4D की। इसको मैं एक डायग्राम बना के समझाती हूँ। वो डायग्राम बेटा बहुत जरूरी है, वो डायग्राम पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन होता है मैम, सबसे पहले 1 आता है और 1 में केवल S आएगा, बस और कोई नहीं होता। फिर मैम अगर आप आगे बात करेंगी तो आपके पास आता है 2S, और 2 में ही मैम 2P भी लाया करता है, चलिएगा ठीक। फिर बता दो, उसके बाद मैम जो हमारे पास होता है 3S ले आइए आप, 3P ले आइए, और जैसे ही थर्ड पीरियड आ गया, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, जैसे ही थर्ड पीरियड आ गया आपका D ऑर्बिटल भी आ जाएगा। यानी यहाँ पर कौन लाया करता है मैम, यहाँ 3D भी हमारे पास लाया करने लगेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अब 4 के बारे आ जाती है। 4 में क्या होता है मैम, 4S आएगा, मैम 4P आएगा, मैम 4D आएगा, और साथ ही साथ में मैम जैसे ही हमारा फोर्थ पीरियड आया क्या आ जाएगा मैम, हमारा 4FP आ जाएगा, है ना जी। सिमिलरली बेटा अगर आप 5 की बात करोगे, फिफ्थ पीरियड की, तो यहाँ पर बेटा 5S भी आता है, 5P, 5D और 5F भी आ जाता है। यानी 1 2 3 4 5 सारे ले लिए। 6 की भी मैं बात कर ही लेती हूँ, तो यहाँ पर बेटा 6 पीरियड में 6S और 6P तक के हमने एलिमेंट ले लिए। क्या किया हमने यहाँ पर मैम, आपने यहाँ पर ना डिफरेंट प्रकार के यहाँ एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब अफबाऊ ने क्या बताया था मैम, अफबाऊ ने सबसे पहले बताया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा जाएगा मैम, पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप 1S में, ठीक है जी। 1S के बाद मैम 1S के बाद आप 2S में भरेंगे, और 2S के जस्ट बाद आप आगे जाएंगे और 2P में भरेंगे। 2S के जस्ट बाद हम किस में जाएंगे मैम, 2S के जस्ट बाद हम 2P में जाएंगे। 2P के बाद मैम 2P के बाद 3S में जाएंगे, 3S के जस्ट बाद कहाँ जाएंगे मैम, 3S के जस्ट बाद हम जाएंगे अपना 3P में। 3P के बाद बता दो कहाँ जाएंगे, 3P के बाद क्या हम 3D में जाएं या हम 4S में जाएं मैम, बहुत आसान है। 3P के बाद हम 4S में जाएंगे, 4S के बाद हम 3D में जाएंगे, एंड देन 3D के बाद 4P और 5P, और ऐसे हमारा ये जो है चलता रहेगा। यानी सबसे पहले हम किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन मैम, सबसे पहले आप 1S में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1S के बाद मैम 1S के बाद हम 2S में भरेंगे, 2S के बाद मैम हम 2P में भरेंगे। 2P के बाद कहाँ गया देखो ये मैम, ये गया 3S में, 3S के बाद कहाँ गया मैम, 3S के बाद ये घूमकर 3P में गया है, 3P के बाद कहाँ गया मैम, 3P के बाद घूमकर ये 4S में गया, और फिर 3D में गया। तो क्या रहेगा मैम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा मैम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर रहेगा। और किसके अकॉर्डिंग है ये मैम, दिस इज अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस के नियम के अकॉर्डिंग मैम ये है। जब आपके एग्जाम में अगर ये शॉर्ट में भी आएगा ना बेटा, तो ये डायग्राम बनाकर जरूर आना, मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है जी, हमारे अफबाउ के अकॉर्डिंग हम ऐसे अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैम हमें समझ नहीं आया, आप 1 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दीजिए, ऐसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपकी ये डिमांड भी पूरी करते हैं, हम आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी दिखा देते हैं कि भाई लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं इसको। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए फॉर किसके लिए, मैंगनीज के लिए लिख दीजिए सबसे पहले, तो क्रोमियम के लिए लिख दीजिए, कॉपर के लिए लिख दीजिए, जिंक के लिए लिख दीजिए, एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, चलो मैग्नीशियम के लिए लिख दीजिए। ठीक है जी। अब सबसे जरूरी बात, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, 1 से लेकर 30 तक के सभी एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आने ही आने चाहिए।
12th क्लास तक ये सब बच्चा सीख लेता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी बच्चे ने नहीं सीख रखा है तो जो आप जिस कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो, जो भी आपने कॉपी बना रखी है, कॉपी के पहले पन्ने पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सब 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब अपनी कॉपी पे बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। और मुझे अगली वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने मेरा दिया हुआ होमवर्क किया कि नहीं किया। सबसे पहला काम होता है बेटा 1 से 30 तक के एलिमेंट लिखना, उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना। ठीक है जी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैंगनीज है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होती है? मैम मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है जी। क्रोमियम का क्या होता है? मैम क्रोमियम का होता है 24। और आप क्रोमियम को बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि ये एक्सेप्शन है, आगे बताऊंगी क्या एक्सेप्शन है। कॉपर का होता है मैम 29, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अभी आगे बताऊंगी। जिंक का क्या होता है मैम 30, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है जी, तो केवल ये दो हमारे पास एक्सेप्शन है, आगे मैं बताऊंगी क्या। चलो मैंगनीज से स्टार्ट करें। 1s2 2s2, S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को छोड़ देते हैं, भर देंगे पहले हम 4s2। अब एक बार जरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ो। 2 2 4 6 4 10 6 16 17 18 19 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए। बचे कितने रह गए मैम? 25 भरने थे, 5 बचे रह गए। तो वो 5 कहाँ जाएंगे मैम? वो 5 जाएंगे डी में। इसीलिए हमने डी को छोड़ के पहले 4s भर दिया, क्योंकि जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा वो आप यहां रखने वाले हो। पहले s भर दोगे, बाद में क्या भरोगे मैम? बाद में हम डी में भरने वाले हैं, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैम? 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डी में जाएंगे। आगे देखते हैं मैम, आगे हमें क्रोमियम दे रखा है और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 24। अच्छा 24 एक्सेप्शन भी है, तो सुनो। सबसे पहले तो मैम वही भरते हैं अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैम 3d को छोड़ देते हैं, है ना? 3d को छोड़ दिया और अब बारी आई 4s में भरने की। तो सुनना ध्यान से, 4s में यहां पर क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैम? केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। यही एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था मैम? जब आप क्रोमियम की बात करेंगी या जब आप कॉपर की बात करेंगी, इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी बाहरी कोश में, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ना भरकर केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये एक्सेप्शन होता है। मैं इसको नोट डाउन करवा देती हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर किसी को नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। इन Cr and Cu ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा आउटर मोस्ट शेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? आउटर मोस्ट शेल को हिंदी में बोलते हैं बाहरी कोश। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मैम? अगर आप Cr की बात कर रहे हो या फिर अगर आप Cu की बात करो, इन दोनों में ही क्या होगा? अच्छा इन दोनों को मैं बॉक्स में भी बंद कर देती हूँ। मैम अगर आप Cr की बात कर रहे हो या फिर आप Cu की बात कर रहे हो, तो मैम इन दोनों में ही जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बाहरी कोश होगा वहां केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या करें मैम? यहाँ आप 1 इलेक्ट्रॉन को भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 6 4 10 6 16 17 18 19 19 हो गए हैं, 24 भरने हैं। कितने बचे? 5 बचे ना, तो 5 कहाँ आ जाएंगे मैम? जो बचे हुए 5 हैं वो यहाँ पर डी में भर देंगे। तो ऐसे हमने क्रोमियम का करा। अब आगे बढ़ते हैं हम कॉपर में। कॉपर क्या है मैम? कॉपर भी तो एक एक्सेप्शन है। अब कॉपर भी एक एक्सेप्शन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मैम ये भी एक्सेप्शन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। करते हैं इसका, देखो क्या मिला? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैम 3d को छोड़ देते हैं और 4s में भरते हैं। और कॉपर क्या है? कॉपर आपका एक एक्सेप्शन था, और अभी अभी क्या लिखा? एक्सेप्शन जो भी होगा उसके बाहरी कोश में मैम 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम? यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन को आप भरना है। चलिए जी, अब यहाँ पर जरा नंबरिंग करो मैम। 29 इलेक्ट्रॉन भरने, और देखो 2 2 4 6 4 10 6 16 17 18 और 1 19 19 पहले ही आ चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे मैम? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो 10 कहाँ भर देंगे मैम? डी में आप 10 भर दोगे।
और देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम हम 10 भर सकते हैं। कहां बताया था, यहां बताया था। डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, डी में मैम आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, जो कि आपने भर दिया। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, कॉपर का। चलिए जी, ये दो एक्सेप्शन थे, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब बची बारी जिंक की। तो जिंक में देखो क्या होता है, सेम वैसे ही भरने की कोशिश करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा और 4s2, क्योंकि ये तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, यानी इसके बाहरी कोश में मैम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दो। काउंट कर लो भाई, जब काउंट करोगे तो केवल 10 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और जितने की कमी रहेगी उतना यहाँ पे जाएगा। कितने की कमी थी, 10 इलेक्ट्रॉन की, तो 10 तुम्हारा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब बचा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है मैम, ये होता है 12। ये तो डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, जरा काउंट करो कितने हुए मैम, 6 7 8 9 10 11 12, केवल 3s तक की ही जरूरत पड़ी और आपके 12 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर मैग्नीशियम में रख दिए। तो बेटा इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक तुम ये नहीं करोगे ना, तुम्हारी केमिस्ट्री में आगे चीजें दिक्कत आएंगी। तो ये एक बार जरूर कर लेना, और जो मैंने होमवर्क दिया है 1 से 30 तक के एलिमेंट तुम्हारी कॉपी के पहले पेज पे होने चाहिए। होंगे कैसे, ये तरीका मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया। तो ये किसके नियम के अकॉर्डिंग हुआ मैम, ये हुआ हमारा ऑफबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑफबाउ प्रिंसिपल यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया। अब एक बार जरा नजर डाल लो हमने पूरे लेक्चर में किया क्या। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना लेक्चर एटम के बारे में बताने से कि भैया एटम होता क्या है। एटम के बारे में हमने सारी चीजें बताई। एटम में मैम हमारा एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन हमारे पास और न्यूट्रॉन होता है। तो ये रहे तुम्हारे पास। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं मैम, जो बाहर ये देखिए गोल से सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। फिर हमने बताया कि यहाँ पर कोश भी लाए करते हैं। कोश यानी मैम शेल्स। शेल्स कौन से हुए, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, KLMN। इनको शेल्स बोल दो या तो कोश बोल दो। ठीक है जी। अब कोश के जैसा ही मैम उपकोश भी लाए करते हैं। उपकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं। तो देखो यहां पर हमने SPDF सब शेल के बारे में बताया। अगर कंफ्यूजन हो तो पता कर लेना, शेल होते हैं KLMN, सब शेल यानी उपकोश होते हैं SPDF। अब फिर हमने दूसरी चीज, ये चीज आपकी 11th क्लास की है, लेकिन जिस भी बच्चे को नहीं पता हो बेटा यहां से पता कर लो। हमारा जो S होता है मैक्सिमम एक ऑर्बिटल, और इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने बोहर्स मॉडल करा, और बेटा ये एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तुम्हारे एग्जाम में इसको लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, शॉर्ट्स में भी, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये एग्जाम में आएगा। और ये जितनी भी पोस्टुलेट्स लिखवाई हैं वो लिख के लाना। उसके बाद हम आगे इसकी रेडियस, ये भी बोहर्स में ही आता है, ये भी एग्जाम में लिखना और ये भी एग्जाम में लिखना, दोनों फॉर्मूले लिखने जरूरी है। फिर हमने ऑफबाउ का नियम पढ़ा, और ऑफबाउ का नियम बेटा आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ भी चुका है। BSc लगातार ऑफबाउ, हुंड, पाउली देता रहता है। तो ये जो मैंने करवाया है, यहां से सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। ऑफबाउस प्रिंसिपल पूछे, सारा कुछ तुम्हें डिटेल में बताना है, और ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। किसमें, सबसे पहले मैम 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। ये एनर्जी का ऑर्डर है। ये डायग्राम बनाओगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये डायग्राम बना के आना। दूसरी चीज हमने इनका एक क्वेश्चंस भी देख लिया कॉन्फ़िगरेशन करके। तो आज के लेक्चर के लिए यही रखते हैं, यहीं तक हमारा आज का लेक्चर हम रैप अप करते हैं। यहाँ आज तक के लेक्चर में बोहर मॉडल हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया, ऑफबाउ का नियम हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पाउली का नियम, हुंड का नियम, और क्वांटम नंबर्स भी हम सारी की सारी पढ़ने वाले हैं। एक और आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आज का ये जो लेक्चर है, बच्चों ने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको इसकी PDF चाहिए, तो वो PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम लिंक पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन करो, उसको दबाओ, आप तुरंत चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं जिनको हिंदी की PDF भी चाहिए और इंग्लिश की मिक्स में चाहिए, तो बेटा उसको आपको उसको लेने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स। तो जिसको दोनों के चाहिए आप हमारी ऐप पे जाइए, अदरवाइज आप टेलीग्राम तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। तो अगले लेक्चर के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून विद SR बिहार BSc क्लासेस। थैंक यू।